गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डब्ल्यू बी येट्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोइम 1919 जो कि फेमस पोइम है उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिटरेचर को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिर्फ पोइम की लाइंस पढ़ लेंगे और उस समय की हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम पोइट की रियल फीलिंग्स और मैसेज को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज की क्लास में हम पोइम शुरू नहीं करेंगे, पहले हम उस दुनिया को समझेंगे जिसमें येट्स ने ये पोइम लिखी। तो पढ़ते हैं कि हम जो 1919 पोइम येट्स ने लिखी उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था एंड व्हाई इज़ दिस बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट। एक मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप किसी पर्सन की डायरी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या आप उस डायरी को कम्प्लीटली समझ पाएंगे? नहीं ना। तो एग्जैक्टली इसी तरह से येट्स की पोएम भी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस और आयरलैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन से डीपली कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये येट्स का पिक्चर है। ये आयरलैंड था अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरलैंड जो था यूरोप का बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, लेकिन ये कई सेंचुरीज तक इस पर ब्रिटिश रूल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट आयरलैंड पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती थी। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी कंट्री के डिसीजन दूसरी कंट्री ले रही हो तो वहाँ के लोगों को कैसे फील होगा। नेचुरल लोग फ्रीडम चाहेंगे, और हम तो समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद जो है इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर रहा है। नेचुरली लोग तो फ्रीडम चाहेंगे। एग्जैक्टली यही आयरलैंड में हुआ। ग्रेजुअली आयरिश लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। उन्होंने डिमांड की कि वी वांट आ ऑन गवर्नमेंट, और यही डिमांड धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो घटना हुई वो थी ईस्टर राइजिंग 1916। ये जो साल था वो आयरिश हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों? बिकॉज 1916 में कुछ जो आयरिश रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डबलिन सिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म रिबेलियन स्टार्ट की। इसी इवेंट को हम ईस्टर राइजिंग कहते हैं। उन्होंने आयरिश रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में रिबेलियन को दबा दिया। रिबेलियन के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। और ये यहीं से एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया कि बहुत सारे लोग पहले इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, विद्रोह में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब लीडर्स को जब मौत की सज़ा दी गई तो जो लोगों की सिंपैथी है वो उनके साथ हो गई। कभी कभी हिस्ट्री में किसी मूवमेंट को उसकी विक्ट्री नहीं बल्कि उसके सेक्रीफाइसेस पावरफुल बना देते हैं, और ईस्टर राइजिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो आप कितना विध्वंस और कितना विनाश हो रखा है। उसके बाद जो आयरिश वॉर है ऑफ इंडिपेंडेंस वो शुरू होता है 1919 से 1921 के बीच में, और लगभग तभी जो है 1921 में ये पोएम लिखी गई थी। अब आते हैं उस कन्फ्लिक्ट पर जिसने येट्स को डीपली डिस्टर्ब किया था। 1919 में आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई। एक साइड पर थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जिसे हम कहते हैं IRA। उनका क्या लक्ष्य था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दूसरी साइड पर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। IRA ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि वो ओपन बैटलफील्ड में कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। वो सरप्राइज अटैक करते थे, और वो पुलिस स्टेशंस पर अटैक करते थे, रोड्स पर वो जाम लगा देते थे, और फिर इमीडिएटली वो डिसअपियर हो जाते थे। इस टेक्निक को गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। ये उनकी जो गुरिल्ला वारफेयर है मीन्स हिट एंड रन टैक्टिक्स रादर देन ट्रेडिशनल बैटल। तो ये उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपनाया था। इसके बाद हम ये देखते हैं इसके बाद में ब्रिटिश का क्या रेस्पॉन्स रहा और ब्लैक कॉटन्स कौन थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एडिशनल फोर्सेस
आयरलैंड भेजी जाएगी। इन्हीं फोर्स में एक नाम बहुत फेमस हुआ और वो था द ब्लैक एंड टैंस। ब्लैक एंड टैंस मोस्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फॉर्मर सैनिक थे। 1920 में उन्होंने रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी में रिक्रूट किया गया। इनकी यूनिफॉर्म जो थी वो ब्लैक पुलिस यूनिफॉर्म और खाकी मिलिट्री यूनिफॉर्म का कॉम्बिनेशन थी। इसी वजह से लोग उन्हें ब्लैक और टैंस कहने लगे। ऑफिशियली ये पुलिस फोर्स का हिस्सा थे, लेकिन कन्फ्लिक्ट के दौरान ये मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व रहे। तो इन लोगों ने बहुत अत्याचार किए वहाँ के सिविलियंस पर, वहाँ के बच्चों पर, औरतों पर। तो अब हम देखते हैं रेप्राइजल्स एंड सिविलियन सफरिंग। सो रेप्राइजल क्या होता है? रिटिलिएशन या बदले का एक्शन। जब IRA किसी पुलिस स्टेशन या ब्रिटिश फोर्स पर अटैक करती थी तो कई बार जवाब में ब्लैक एंड टैंस नियर बाय विलेजेस या टाउन में एक्शन लेते थे। हिस्टोरिकल records जो हैं describe these incidents in which homes and businesses were burnt, property was damaged and civilians experienced intimidation and violence, और you can see in these pictures। इन सब इवेंट की वजह से ऑर्डिनरी लोग फियर के एटमॉस्फेयर में जीने लगे। सबसे फेमस इंसिडेंट था द बर्निंग ऑफ कॉर्क, जो दिसंबर 1920 की घटना है। कॉर्क सिटी के सेंट्रल एरिया का बड़ा हिस्सा जो है आग में जलकर नष्ट हो गया था। जितनी भी शॉप्स वहाँ थी वो सब जलकर खाक हो गई, जितनी बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और सब फैमिलीज़ ने अपना घर और बिजनेस दोनों खो दिया। और ये घटना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट हुई और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इसका क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। फिर हम देखते हैं कि हम क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमें हिस्ट्री को बैलेंस के साथ देखना ज़रूरी है। वायलेंस सिर्फ एक साइड से नहीं हुई थी। IRA ने भी अटैक किया था, पुलिस ऑफिसर्स और सोल्जर्स को टारगेट बनाया और कन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ से लोग मारे गए। लेकिन ब्लैक एंड टैंस के रिप्राइजल स्पेशली सिविलियन एरिया में डिस्ट्रक्शन आयरिश हिस्ट्री में बहुत कंट्रोवर्शियल रहे और इसी वजह से उनका नाम आज भी याद किया जाता है। हिस्ट्री को समझने का मतलब हमें किसी एक साइड को ग्लोरीफाई नहीं करना है, बल्कि हमें इवेंट्स को कंटेक्स्ट के साथ देखना है। फाइनली जुलाई 1921 में एक संधि पे साइन हुआ। उसके बाद में एंग्लो आयरिश ट्रीटी आई और 1922 में आयरिश फ्री स्टेट एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन आयरलैंड कम्प्लीटली यूनाइटेड नहीं रहा। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का ही पार्ट बना रहा और इसी इश्यू ने फ्यूचर में भी कन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया। जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यीट्स ने ये पोएम क्यों लिखी। यीट्स सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिख रहे, उनका कंसर्न और भी डीप है। उन्होंने देखा कि वायलेंस सिर्फ लोगों को नहीं मार रही थी, वायलेंस ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही थी, ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इसीलिए 1919 एक पॉलिटिकल पोएम कम और सिविलाइजेशन के कॉलेप्स पर मेडिटेशन ज़्यादा है। ईट्स इस पोएम में हमें वार्न करते हैं कि सिविलाइजेशंस आर नॉट डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट, they are weakened aware whenever hatred, revenge and violence replace reason, compassion and justice। इसी वजह से ये पोएम आज भी रेलिवेंट है, चाहे कंट्री कोई भी हो बच्चों। जब सोसाइटी वायलेंस और इंटॉलरेंस की तरफ बढ़ती है तो येट्स की वार्निंग हमें याद आती है। आज हमने यही देखा कि आयरलैंड ब्रिटिश रूल के अंडर था। 1916 में ईस्टर राइजिंग हुई, 1919 से 1921 के बीच में आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। ब्लैक एंड टैंस की रोल और रेप्राइजल ने आयरिश सोसाइटी को डीपली अफेक्ट किया। येट्स ने इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को सिर्फ हिस्ट्री के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के क्राइसिस के रूप में देखा था। जब हम पोएम पढ़ने जाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें उसके पीछे का हिस्टोरिकल जो पेन है और इमोशनल डेप्थ है दोनों समझ में आ जाएगा।
So in the next lecture, we will begin the line by line explanation of the WB Yeats 1919. Thank you. I will see you in the next class.